तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट छठा लगा लिए हैं अग्रवाल का, और इसमें क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव रहता है। जीएस वाला पार्ट को हम लोग रिवीजन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि जीएस क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। जी हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार में को चिन्हों वाले 10 जहाँ के लिपि मिला हुआ है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार को चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, निम्न में से किस स्थान पर पाया गया है? तो कौन से किस स्थान पर पाया गया है? तो धौलावीरा में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में पाया गया है। धौलावीरा है कहाँ? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के इलाके में धौलावीरा में पाया गया है। इसका खोज किसने किया था? तो जगतपति जोशी ने खोज किया था। जगतपति जोशी खोज किए थे, ठीक है। और उसके बाद बनवाली की खुदाई किसने? बनवाली कहाँ है? तो बनवाली हरियाणा में हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। तो कहता है कि 10 चिन्हों वाला लिपि कहाँ मिला है? तो धौलावीरा गुजरात में मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से कौन हो जाएगा? आयुर्वेद। ऋग्वेद से कौन हो जाएगा? आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से आयुर्वेद। अथर्ववेद का क्या? अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? शिल्पवेद हो जाएगा। गंधर्ववेद का क्या हो जाएगा? सामवेद का क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद हो जाएगा। और आयुर्वेद का क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया था? तो बुद्ध से हर्यवंश के शासक कौन था? बिंबिसार के बाद कौन था? अजातशत्रु का मंत्री कौन थे? अजातशत्रु के मंत्री कौन थे? वर्षकार वही मिलने गए थे महात्मा बुद्ध से बज्जी पर हमला करने के लिए, मगध से बज्जी पर हमला करने के लिए। बज्जी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वैशाली। बिहार में कितना क्षेत्र है? 14 महाजनपद में। 14 महाजनपद में बिहार में कितना? 3 महाजनपद है, ठीक है। मगध, बज्जी और अंग के चंपा, बज्जी के वैशाली, और अंग भागलपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा, बज्जी वैशाली होगा, मगध पाटलिपुत्र गया हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गजनबी का पंजाब का बाहर अंतिम आक्रमण का था? पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कौन था? पंजाब के बाहर, पंजाब मैंने पाकिस्तान वाला एरिया, सिंध, पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ के मंदिर 1025 एडी में आक्रमण करता है मोहम्मद गजनबी, जिसके साथ में कौन आता है? अलबरूनी। कौन आता है? अलबरूनी आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक अलबरूनी के बारे में पूछेगा कौन सा भाषा में लिखे हैं? तो अलबरूनी हमेशा लिखे हैं कौन सा भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखे हैं, ठीक है, अरबी भाषा में लिखे हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हरिहर एवं बुक्का। क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का अपने राज्य की स्थापना करने से पहले कहाँ के मंत्री थे? तो कहाँ के मंत्री थे? तो कंपाली के मंत्री थे। कंपीली कहिए या फिर कंपाली कहिए, कंपाली के मंत्री थे। कंपाली कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कंपाली के मंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कंपाली के मंत्री थे। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? विजयनगर साम्राज्य में कुल कितना विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश चला था? संगम, सालूब, तुलु, आर्यवीडु वंश, 4 वंश चला था। संगम, सालूब, तुलु और आर्यवीडु वंश था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 में, ठीक है। कौन हो जाएगा? सोमनाथ। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि 4 को ऑप्शन दे दिया है, बोला है कि मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खानवा के युद्ध, पानीपत का युद्ध और घाघरा के युद्ध और चौसा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में। पानीपत के युद्ध कब हुआ? 1526 में। और घाघरा के युद्ध कब हुआ? 1529 में। और चौसा के युद्ध कब हुआ? 1539 में। बीच में एक ऑप्शन है 1528। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1528 में चंदेरी युद्ध हुआ, जो एमपी में मेदिनी राय के साथ में लड़ा गया था, ठीक है। ये सब युद्ध है बाबर का युद्ध, ठीक है ना। खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ में। पानीपत का युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ में। घाघरा की युद्ध 1529 अफगान शासक के विरुद्ध में लड़ा था। और उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं से लड़ा था। कौन? शेरशाह शुरू के बारे में चर्चा है, ठीक है। 1528 में चंदेरी से बाबर लड़ा था स्वयं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया था? कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था। ठीक है, कहता है कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा के गिरफ्तार किया और हत्या कर सबको लटका दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में नेतृत्व दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर थे। और उसका समाप्त कौन किया था? माने कि विद्रोह का दमन किसने किया था? विद्रोह का दमन निकलसन एवं हडसन, मेजर निकलसन एवं हडसन ने किया था। और उसको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। ठीक है, उस समय रंगून को पूरा तरह से कब्जा कर लिया गया था। रंगून को पूरा तरह से कब्जा 1824-26, फिर 1852-53 में पूरा रंगून कब्जा कर लिया गया था, उसलिए वहाँ भेज दिया गया था 1857 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने, अच्छा ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्षता कौन किया था 1925 में? तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हुआ था 1925 में। कौन किए थे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए हैं दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारक थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था और आर्य समाज के सुधारक थे। ठीक है, आर्य समाज के सुधारक थे। ठीक है ना। उसने बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य साम्राज्य का आर्य स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था? 1876 में किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले दयानंद सरस्वती हो जाएंगे भारतीय समाज में 1876 में। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएंगे? उसके बाद दादा भाई नौरोजी होंगे, स्वराज। उसके बाद स्वराज बहुत सारे लोगों ने बाल गंगाधर तिलक में स्वराज हम लेके रहेंगे ऐसा बात का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 1824 में जेम्स प्रिप्सन ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? 1824 में जेम्स प्रिप्सन में कौन शहर की जनगणना? तो इलाहाबाद शहर की जनगणना किया था। ठीक है, जेम्स प्रिप्सन, वही जेम्स प्रिप्सन जो अशोक के समय के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था सर्वप्रथम, वही 1837 में पढ़ा था। ठीक है, वही है। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उसके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा कनक रेले। मोहिनीअट्टम केरला से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, उसका कौन है करते हैं कि कनक रेले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कनक रेले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करता है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा जोड़ा? तो फड़ पेंटिंग कहाँ होता है? राजस्थान में। सही बात है, फड़ पेंटिंग कहाँ होता है? राजस्थान में। सौर पेंटिंग कहाँ होता है? सौरागिरी कहाँ होता है? उड़ीसा में। सौर पेंटिंग कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। उसी प्रकार में बाघ पेंटिंग कहाँ होता है? बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश में होता है। बाघ पेंटिंग कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। उसी प्रकार से गुलेर पेंटिंग कहाँ होता है? ऑप्शन में दिया है कर्नाटका, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, गुलेर पेंटिंग कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। गुलेर पेंटिंग कहाँ हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, फल पेंटिंग कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। फिर से सुनिए, फल पेंटिंग राजस्थान में, सौर पेंटिंग उड़ीसा में, और बाघ पेंटिंग कहिए या फिर बाघ पेंटिंग, सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो बाघ पेंटिंग चित्रकला कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बांध है? सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा उत्तराखंड में। कौन हो जाएगा? टिहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। लेकिन सबसे लंबा बांध हो जाएगा कौन? सबसे लंबा हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में सबसे ऊंचा हो जाएगा। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 261 मीटर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में कौन सी नदी पर हो जाएगा? भागीरथी नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, यह कितना मेगावाट क्वेश्चन पूछेगा कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पटकाई पहाड़ियाँ कौन से भागों में पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भागों में पाई जाती है। मीजो, लुसाई, पटकाई, बुम और ये सब पहाड़ियाँ उत्तर भारत में पाई जाती, उत्तर पूर्व में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये भी है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, तो पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर की भाग की पहाड़ियाँ मीजो, लुसाई, पटकाई, बुम, नागा पहाड़ियाँ, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसमें पटकाई बुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मीजो, त्रिपुरा पहाड़ियाँ सामूहिक रूप से पूर्वांचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं।
ठीक है। मेघालय में क्या हो जाएगा, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। खासी में वही मासिनराम मेघालय, चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय अति खासो पहाड़ी पर हो जाएगा। ठीक है। मेघालय में लुसाई, कौन सा जनजाति पाई जाती है, लुसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 नंबर, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी, सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी, तो सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी नेपाल हिमालय से मिलन हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेपाल से निकलता है सरयू नदी, और जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत में नेपाल सीमा के साथ बहती हुई घाघरा नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी। और उसके बाद घाघरा नदी कहाँ मिलती है, बिहार के छपरा में आके मिलती है, छपरा में आके मिलती है घाघरा। ठीक है। इसी के बीच यह जो घाघरा नदी है, ये जो सरयू नदी है, सरयू नदी आके किस में मिलती है, सरयू नदी आके मिलती है शारदा में। किस में मिलती है, शारदा नदी में मिलती है। ठीक है। सरयू नदी और घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से जाना जाता है। मानस नंदिनी के नाम से जाना जाता है सरयू नदी और घाघरा नदी। ठीक है। अयोध्या कौन सा नदी पर है, सरयू नदी पर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत, क्वेश्चन पूछे का अर्थ है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा। कहता है कि लिखित में से कौन विकल्प ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत, माने कि वाणिज्य माने होगा जिसका व्यापार नहीं किया जाता है। व्यापार माने कि व्यापार में उद्योग में नहीं होता है, जैसे कि जल विद्युत माने कि जल से जो बिजली उत्पादन किया जाता है उसका उद्योग होता है। बिजली में जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है उससे उद्योग होता है, पैसा कमाई होता है व्यवसाय के रूप में। पेट्रोलियम भी वही बात है, लेकिन ऑप्शन में दिया है ईंधन की लकड़ी जिससे उपयोग वाणिज्यिक स्रोत के रूप में नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप राजस्थान में हो जाएगा। जायसमंद पिछौड़ा झील कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर नौटियाल, पामीर को कहा जाता है, पामीर की छत को संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, संसार की छत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका ट्रिक है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पे हम लोग रहते हैं उसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, उसका कैसा कहता है, उसका ट्रिक है OCL और Fe, OCl Fe। O से ऑक्सीजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में, सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा। जैसा जैसा है वैसे याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा हो जाएगा। OCl Fe हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। उसके बाद इसमें भी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पूछेगा कौन सा अर्धचालक, कौन हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। पूछ जाएगा कौन सा धातु पूछ देगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और कौन सा अधातु पूछ देगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें भी टाइप करके पूछता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया की दीवार के रूप में काम करता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है इसे। ठीक है। अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे कि ऑक्सीजन जिसमें 46% पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन OC, सिलिकॉन जिसमें सिलिकॉन 27% है, एल्युमिनियम 8% है और लोहा 5% है। ठीक है। भूप्रपट्टी 25 से 50 किलोमीटर की औसतन मोटाई पाया जाता है भूप्रपट्टी में लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर के बाद कुछ एथोनोस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एथोनोस्फीयर की प्रकृति कैसी है, तो एथोनोस्फीयर की प्रकृति तरल माने कि मैग्मा रूप में है। ठीक है ना, एथोनोस्फीयर। ठीक है,
हिंदी नहीं पूछता है, एस्थेनोस्फीयर ही पूछ देता है, कई बार हम देख चुके हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर। इंडिया अर्थात भारत, भारत क्या है? देश का संघ है, विश्व का संघ है, राज्यों का संघ है कि राज्य का संघीय है। तो क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कितना आर्टिकल नंबर कितना में है? आर्टिकल नंबर 1 में हो जाएगा ये क्वेश्चन। कितना नंबर आर्टिकल में है? 1 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? विशेष उपबंध, विशेष उपबंध से कैसे संबंधित हो जाएगा? तो विशेष उपबंध यानी कि विशेष राज्य का दर्जा जब गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था 1960 में, एक मई 1960 को स्थापना हुआ था, दोनों का एक ही बार में। उसी समय में विशेष उपबंध का दर्जा दे दिया गया था गुजरात महाराष्ट्र 371 के तहत। 371 में देखिए, 370 में तो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जिसको 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 371 में कौन कौन सा राज्य हो जाएगा देख लेंगे। 371 में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। 371 में हो जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, खाली एक बार देख लीजिएगा, हर एक सप्ताह जाके याद देख लेना एक बार। 371 में कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात का, जम्मू कश्मीर 370 जो अब हट चुका है, नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जो बॉर्डर वाला है, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, वो अधिकतर आता है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मिलान युग्म गलत है? मिलान युग्म गलत है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से, सही बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति का कार्य कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का कार्य लिया गया है ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है? अपने मन से बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। बोलेगा कि स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। कर्तव्य रूस से लिया गया है, पहले यूएसएसआर था। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? अगला ऑप्शन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति का कार्य फ्रांस से लिया गया, लेकिन वही बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ से लिया गया है? चुनाव करने की प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय पद्धति कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। यूएसए से लिया गया है, लेकिन पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में बना था? 2 सदनों में केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र वाला सेंटर वाला कब? 1935 में बन गया था। जब 1935 में केंद्रीय विधानमंडल लोकसभा और राज्यसभा विभाजित हुआ था, उस समय में राज्य में प्रांतीय स्वायत्त दे दिया गया था, राज्य में प्रांतीय स्वायत्त दे दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र में, राज्य में द्वैध शासन कब हुआ था? राज्य में द्वैध शासन सबसे पहला बार 1665 में, 1765 में हुआ था द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव का स्थापना किया था। लेकिन बोलेगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कब किया गया था? राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के अधिनियम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीव की सुरक्षा को प्रोत्साहन करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण वन्य जीव की सुरक्षा का प्रोत्साहन करता है? तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 47 में क्या हो जाएगा? ई क्वेश्चन है डीपीएसपी से। डीपीएसपी कितना है? 36 से 51 हो जाएगा। डीपीएसपी 36 से 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 में देखते हैं कि 46 में क्या? 46 में हो जाएगा SC ST कम्युनिटी को शिक्षण संस्थान स्थापित, माने कि उसको शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करने की बात किया गया है। 46 हो जाएगा। 47 में पोषण है, पोषण युक्त आहार और पशु बलि पर रोक, 47 में हो जाएगा। 48 में हो जाएगा
वन्य जीव की सुरक्षा और वन्य जीव हो जाएगा 48 में। 49 में संवैधानिक और स्मारक की सुरक्षा करना हो जाएगा 49 में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। तो आर्टिकल कितना 57 में हो जाएगा। आर्टिकल कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है जिसको हम लोग याद रखते हैं कि राष्ट्रपति को पकानी कोका द्वियोदशम में आर्टिकल 52 से 61 52 राष्ट्रपति का पद, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, पकानी कोका द्वियोदशम। इसी प्रकार से देखिएगा तो कहाँ से मिलेगा पुनर्निर्वाचन माने कि क्या हो जाएगा 57 में देखिएगा तो उसका पुनर्निर्वाचन है आर्टिकल, उसको पकाने को का द्वियोदशम, इसका ट्रिक मिला के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों का संसद के प्रति सांसद के प्रति सामूहिक रूप से तथा लोकसभा के प्रति विशेष कर उत्तरदायित्व होता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मंत्रियों का लोकसभा के प्रति कैसा उत्तरदायित्व होता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। लेकिन अगर मंत्रियों के प्रति संसद के प्रति भी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, संसद के प्रति और लोकसभा के प्रति मंत्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अच्छा ये आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में कुछ होता है, आर्टिकल 75 में कुछ होता है पीएम होता है और मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद। ऐसे तो 74 में मंत्रिपरिषद होता है, ऐसे 74 में पीएम होता है डायरेक्ट। ठीक है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया। राजनीतिक भाग तो ब्रिटेन से लिया गया, पूरा राजनीतिक भाग तो ब्रिटेन से 1935 के अधिनियम से पूरा 60% तो वहीं से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से 14 वर्षों के वर्ग की आयु में स्कूल से स्कूल से जो निकल गई हैं लड़कियां, उसको फिर से नामांकन करवाने की योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम क्या है। तो उस योजना का नाम है कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ 2003 में हुआ था। कब हुआ था 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था जैव विविधता प्राधिकरण का 2003 में। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में जब एक शॉर्ट रिम या बैकबोर्ड को बिना छुए बास्केट में चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्विश हो कहा जाता है। बास्केटबॉल में अगर गेंद बिना रिंग को छुए, बिना ब्लैक बोर्ड को छुए चला जाता है उसको स्विश कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्विश कहा जाता है। अगला कहता है क्वेश्चन है कि क्रिकेट में गेंदबाज को अगर कोई आउट होता है तो किसका श्रेय नहीं मिलता है, किसका श्रेय नहीं मिलता है। अगर वो रन आउट हो गया उसका श्रेय नहीं मिलता है। बाकी एलबीडब्ल्यू हो जाए, बोल्ड हो जाए और विकेट आउट हो जाए इसमें मिल जाता है। कैच आउट हो जाएगा इसमें मिलेगा, लेकिन रन आउट में नहीं मिलेगा। आगे कहता है कि लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है, जूडो से संबंधित है। किस खेल से, जूडो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो माइकल फेल्प्स ने जीता है, माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में स्थित नहीं है। कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो चुनार किला स्थित नहीं है। 36 नंबर कहाँ स्थित है, चुनार किला राजस्थान में स्थित नहीं है। चुनार किला उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर में चुनार में स्थित है। यह दुर्ग गंगा नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। यह किला एक समय में हिंदू शक्ति का केंद्र ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने करवाया था। 14 विक्रमादित्य हो चुके हैं आज तक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, द्वितीय विक्रमादित्य, सब तो विक्रमादित्य को उपाधि लेते हैं। ठीक है, तो चुनार के दुर्ग कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। बाकी गुगोर किला कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। खेजड़ा किला कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। भटनेर किला कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। भटनेर राजस्थान, खेजड़ा राजस्थान, गुगोर राजस्थान।
बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदारगिरी मंदिर बांका में अवस्थित है। मंदार पर्वत बांका में है, मंदारगिरी मंदिर बांका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसको देगा? तो किसको देगा? जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, ठीक है, जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा। मुखिया जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा। डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा मुखिया। कहता है कि मुखिया याद रखिएगा आज से कि किसको, ऐसे तो हम वीडियो मार दिए थे तो मेरा तो गलत हो गया। जिला पंचायत राज अधिकारी को ही देगा, खंड विकास पदाधिकारी को नहीं, जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हम मारे थे लेकिन गलत हो गया। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेल कूद मंत्रालय ने लॉन्च किया, खेल कूद मंत्रालय ने लॉन्च किया फिट मोबाइल एप्लीकेशन। और कहता है कि भारत सरकार ने कौन सा अधिकारी सदस्य न होते भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, ठीक है। और महाधिवक्ता कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। महाधिवक्ता कितना हो जाएगा? 165 होगा, जो भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है इसको। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा सही क्रम है? मैंने कि हेरारकी के बारे में पूछा है, कोई कौन सा हेरारकी सबसे सटीक है? तो सबसे पहला हो जाएगा राज्यों का राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। यही तो हमको हार्ड लगता है याद करने में। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश हो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा हेरारकी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 में किया गया है, ठीक है। कितना में किया गया? 330 में किया गया है। अनुसूचित जाति 330, अनुसूचित जनजाति 330, 331, अनुसूचित ओबीसी कितना? 332, ठीक है। और कहता है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर न्यायिक प्रणाली स्थापित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से आया है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से आया है। और कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधायिका नहीं है? तो कश्मीर और लद्दाख दोनों की अपनी विधायिका नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने कश्मीर और लद्दाख दोनों प्रदेशों में विधायिका समाप्त कर दी गई। और ये तो हो गया LG के अंतर्गत में आता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जो 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 में दिए गए विशेष प्रावधानों को समाप्त करते हुए इसे केंद्र शासित UT में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में UT की संख्या 8 हो गया है, ठीक है। अगला पहले भी 8 था, अभी भी 8 है, लेकिन UT दादर और नगर हवेली को दोनों को मिला दिया है, ठीक है। तो पहले भी 8 था, दोनों को मिला दिया, अब इसको अलग कर दिया, दोनों 8 ही रह गए। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रपति आपातकाल 352, राष्ट्रपति आपातकाल 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर के लिए, 371 विशेष राज्यों के दर्जा के लिए, अन्य राज्यों के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग के संदर्भ में, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही बात है, संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना किया गया है, सही बात है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकार होता है, नहीं नहीं नहीं, वित्त आयोग का काम ही है टैक्स का बंटवारा करना, केंद्र और राज्य में टैक्सों का बंटवारा करना वित्त आयोग से काम है। यह सलाहकार नहीं रहता है, काम करता है। ठीक है। वित्त आयोग का पहला गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950 में, लेकिन कब शुरू कब हुआ था इसका काम? 13 मई 1952 से शुरू हुआ था, लेकिन स्थापना 1950 में। लेकिन इसमें गलत कौन हो गया कि वित्त आयोग एक सलाहकार आयोग है, नहीं, ये सलाहकार नहीं, काम करता है, टैक्स का बंटवारा करता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परियोज आय क्या है? डिस्पोजेबल इनकम क्या है? परियोज आय, परियोज आय क्या है? एक होता है व्यक्तिगत आय, परियोज आय। तो पहले देख लेते हैं परियोज आय। कहता है कि टैक्स और अन्य कटौती जिससे हम जहाँ से हम कर्ज लिए हैं, जहाँ मेरा ब्याज भुगतान हो रहा है, उसको कटौती के बाद जो परिवार की कुल अर्जित आय है, जो परिवार को कुल अर्जित आय है, परिवार और या फिर फर्म का जो भी अर्जित आय है, उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जो परियोज आय होता है। ठीक है। टैक्स काट दिए, उसके बाद काट दिए, ठीक है ना। व्यक्तिगत इनकम क्या होता है? व्यक्तिगत इनकम में जो उसमें हम खर्च को भी शामिल कर लेंगे, टैक्स कट जाएगा, कर्ज कट जाएगा, उसके बाद जो खर्च हो गया उसको भी कट जाएगा, वो जो सेविंग में जाएगा वो हो जाएगा पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, इसको देख लीजिएगा। पर्सनल इनकम, परियोज आय, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी वगैरह सब चीज़। अगला क्वेश्चन है एनएनपी से, कहता है कि निम्नलिखित में से निवल राष्ट्रीय उत्पादन, मान निवल माने कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम मूल ह्रास को अगर घटा देते हैं तो उसको एनएनपी बोला जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। मूल ह्रास माने कि टूट फूट क्षतिग्रस्त को अगर घटा देते हैं उसको कहेंगे एनएनपी। याद रखिएगा, जीएनपी में से घटाते हैं मूल ह्रास तो निकलता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से घटाते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है जीएनपी। जीडीपी में से नहीं, जीएनपी में से घटाएंगे तब। आगे कहता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुआ था? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और इसका शुरुआत इसका छठा पंचवर्षीय में इसका शुरुआत हुआ था। नाबार्ड की स्थापना छठा पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन पूछ देगा गरीबी हटाओ कब आया था? पाँचवा पंचवर्षीय योजना, पाँचवा पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योग को स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनिमय प्रदान करता है? तो कौन हो जाएगा? औद्योगिक नीति हो जाएगा। कौन औद्योगिक नीति? कंपनियों के लिए नई आर्थिक नीति, लिबरलाइजेशन, और एलपीजी आया ग्लोबलाइजेशन, जो कंपनियों को रूपरेखा नीति तैयार करके दिया, तो औद्योगिक नीति हो जाएगा, नई आर्थिक नीति हो जाएगा। अगला कहता है कि बहुआयामी गरीबी लोगों के अनुपात सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? तो बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्गम मूल्य क्या है? क्या कहता है? निर्गम मूल्य क्या है? तो यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। बाजार मूल्य से कम मूल्य है निर्गम मूल्य। ठीक है। निर्गम मूल्य देखिए, होमवर्क में निर्गम मूल्य देख लीजिएगा, निर्गम मूल्य क्या है तो हमको पढ़ना पड़ेगा निर्गम मूल्य। आगे कहता है कि क्वेश्चन में कथन दिया है कि प्रत्येक कर के संदर्भ में टैक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ते हैं। व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर, व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग, संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग आय पर लगाया जाता है। आय पर लगाया जाता है, तो आय पर लगाया जाता है, सही बात है, सही बात है। उपहार कर एक प्रत्यक्ष कर है, माने कि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? माने कि उपहार कर पर। हाँ ठीक है, उपहार कर पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, इनकम पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या फिर कॉर्पोरेट संस्था में कोई आय अर्जित कर रहा है, अर्जित करता है, तो दोनों को जोड़ के लगेगा टैक्स। ठीक है,
तो एक और दोनों सही हो जाएगा। उपहार कर डायरेक्ट टैक्स सही बात है। अब व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट संस्थाओं दोनों को योग पर इनकम टैक्स लगेगा, वो सही बात है। आगे कहता है कि श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सहकारी समिति का स्थापना कब हुआ। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति आया है पहली बार। उससे पहले सहकारी चीज़ को कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। पहले तो प्राइवेट कंपनी का मैंने कि पूरा तरीका से मैंने कि स्वामित्व नहीं था। LPG आया 1991 उसके बाद सही ना। उसके बाद 2011 में सहकारी आया, जिसमें सहारा वगैरह ये सब ये सब शुरुआत हुआ सहकारी। तो 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। उसी में बोल रहा है कि श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसी बार में पहला बार में सहकारी बैंक 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में सहकारी बैंक। लेकिन उसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011 में करके इसको सहकारी समिति का स्थापना भी कर दिया। अगला कहता है कि लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का दूसरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। कहता है कि लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट है जो बोल रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में, अगर कहता है कि दूसरा नाम कुछ हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। शुद्ध है राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय आय के रूप में। आय कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मिट्टी को वर्षा में अपर्दन से बचाने के लिए अलग अलग समय में बोया जाता है। अलग अलग समय बोया जाता है तो ये आराम से अंतर फसली हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अंतर फसली हो जाएगा, ठीक है। अंतर फसली में अलग अलग फसलों को वैकल्पिक पंक्ति में स्तंभों में लगाया जाता है। मृदा वर्षा को अपर्दन से बचाने के लिए अलग अलग समय में बोया जाता है, ठीक है। अंतर फसल में से मिट्टी का कटाव को कम करने के लिए, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए और मिट्टी में उर्वरता को सुधार करने के लिए मदद मिलता है। खरपतवार को उपयोग किया जाता है मिट्टी को अपर्दन से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है। देखिए नॉर्वे में तो ऊपर वाला देश है, मानी कि ध्रुवीय देश है, तो उसमें प्राकृतिक गैस पाया जाता है। रूस में भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है। UK में भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाता है, प्रमुख उत्पादक नहीं है। विश्व का प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, नॉर्वे, यही सब हो जाएगा प्राकृतिक गैस उत्पादक, ठीक है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अमेरिका, उसके बाद रूस हो जाएगा। रूस तो उतना निकालवा नहीं करता। अगर निम्नलिखित बंदरगाहों में उसके संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। बंदरगाह दिया है और राज्य दे दिया है। मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। उसके बाद पारादीप बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला राज्य राजधानी से मिलाने के लिए दिया है। मोरक्को का राजधानी कहाँ हो जाएगा? मोरक्को का राजधानी कहाँ हो जाएगा? रबात हो जाएगा। मोरक्को का राजधानी कहाँ हो जाएगा? रबात हो जाएगा। ट्यूनीशिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ट्यूनस हो जाएगा। ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ट्यूनस हो जाएगा। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अल्जीरियस हो जाएगा। अल्जीरियस हो जाएगा। अल्जीरियस हो जाएगा। केप वर्ड का राजधानी कहाँ हो जाएगा? प्राया हो जाएगा। केप वर्ड का राजधानी कहाँ हो जाएगा? प्राया हो जाएगा। राजधानी देखना होगा। आर्मेनिया की मुद्रा का नाम क्या है? आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस से टूट के बना है। 15 कंट्री जो रूस से टूट के मिला है, मैंने कि इधर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस सब छोड़ के, अफगानिस्तान छोड़ के वो जो 5 कंट्री इधर हो गया मिडिल ईस्ट वाला, और उधर हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन। 15 कंट्री से मिला के 1991 में रूस से USSR से अलग हुआ। उसी में से जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो आर्मेनिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर, द्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्राम हो जाएगा, ठीक है।
द्राम, अर्मेनिया क्या हो जाएगा, द्राम हो जाएगा, रूस के रूबल हो जाएगा, अमेरिका का डॉलर, न्यूजीलैंड का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, और इराक के क्या हो जाएगा, इराक के दिनार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साइंस से क्वेश्चन आ गया कि एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री का गेंद का ऊपर उछाला जाता है, तो गेंद वापस कहाँ आएगी, यात्री के हाथ में गिर जाएगी, पीछे गिर जाएगी, आगे गिर जाएगी। तो अगर क्वेश्चन बोला है कि एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है तो यात्री के हाथ में गिर जाएगा, ठीक है, यात्री के हाथ में गिर जाएगा। लेकिन अगर बोल देगा कि एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, तो त्वरण से बढ़ रहा है तो पीछे गिर जाता, क्योंकि ट्रेन आगे निकल जाता। एक ट्रेन मंजिल से रुक रहा है तो गेंद आगे गिर जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीबीजियोर बजानिया पिनाला स्पेक्ट्रम, बीबीजियोर के किस रंग के प्रकाश का ऊर्जा सबसे कम होता है, तो ऊर्जा सबसे कम उसी का होगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा छलांग लगाएगा उसका सब ऊर्जा सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा छलांग जो लगाता है लाल, सबसे दूर तक यात्रा कौन करता है, लाल, तो लाल का ऊर्जा सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगा बैगनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपने मूल पथ से प्रकाश किरणों, अपने मूल पथ से प्रकाश किरणों को विचलन की घटना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यहाँ पर बोल रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब, लेकिन बोल देता है कि यहाँ पर टकरा के मुड़ जाता है तो अलग हो जाता है। अगर बोला है कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है तो कुछ आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगर बोल देता है कि टकरा के मुड़ता है तो हो जाता है विवर्तन, ठीक है। लेकिन अभी बोल रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन हो जाएगा। अब सघन माध्यम विरल, सघन से विरल में जा रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है, इसको देखना हो जाएगा, ठीक है। इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं, सानाई बराबर साइनार, ठीक है। सानाई साइनार और प्लेन दोनों सब एक ही समतल में होता है। कोण आय कहता है कि दोनों का कोण कोण ओ कोण आई कोण आर माने कि दोनों बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने पूर्ण अपवर्तन के निकटतम होता है, निकटतम कौन होता है, पूर्ण अपवर्तनांक के अपवर्तन एक के निकटतम होता है। देखो अपवर्तनांक से सीधे याद करने पड़ेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, किरासन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो लिख लीजिएगा एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 होता है। और देखिए हवा के अपवर्तनांक सबसे अच्छा 1.0003 होता है, किरासन तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो सबसे नज़दीक एक बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक के नज़दीक कौन सा अपवर्तनांक आता है, तो हवा का अपवर्तनांक 1.003 आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो ओसार्टेड ने किया था, ओसार्टेड ने, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ऐसा मतलब क्या होता है, टेस्ला। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ऐसा मतलब टेस्ला होता है। एक टेस्ला पर पावर कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। उसी पूछता है कि पृथ्वी में कितना चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है, तो एक टेस्ला पर आवर यानी कि 10⁻⁻⁴ गॉस के बराबर पृथ्वी काम करता है में चुम्बकीय क्षेत्र है। आगे कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट के बराबर में हो जाएगा। यही क्वेश्चन एगो बनता है, वो क्वेश्चन बोलता है कि फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन कितना डिग्री पर बराबर हो जाएगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर तीनों के तीनों बराबर हो जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट पर बराबर होता है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, 273 केल्विन से 373 केल्विन बराबर है, और 0 डिग्री रोमर से 80 डिग्री रोमर तक बराबर है। रोमर को 80 भाग में और बाकी को 100 भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो बराबर है। इसका फार्मूला होगा, देख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस बटा 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 और फ़ारेनहाइट 9 और केल्विन बटा 5
केल्विन माइनस 273/5 हो जाता है। इसका फार्मूला दोनों को बराबर हो, सब बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन का एक माध्यम है, कोलाइडल विलयन है जिसमें सौल के कणों, सौल माने कि जो घुला हुआ विलेय पदार्थ के कणों की माध्यम में, जिसको माने कि लैंग्वेज बहुत हार्ड दे दिया, लेकिन लैंग्वेज में पढ़ के सुनाते हैं कैसा दिया है। जो कहता है कि देखिए, निम्न में से कौन सा कोलाइडल सौल का एक उदाहरण है जिसमें सौल के कणों के माध्यम से साथ बंधुता हाइड्रोजन बंधन के कारण है, ऐसा लैंग्वेज है। तो इसको आसान भाषा में हम कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा विलयन में विलेयता जो हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन का अर्थ यही है। तो पहला में दिया है जल में मिलाना है। सबसे पहला बात, कोलाइडल विलयन को भी मिलता है, विलयन जल में ही मिलता है। जल में सल्फर मिलाएंगे, जल में गोल्ड मिलाएंगे, जल में लोहा मिलाएंगे, जल में प्रोटीन मिलाएंगे। कौन सा ऐसा चीज़ है जो हाइड्रोजन बंधन देगा? तो हाइड्रोजन बंधन तो पहला दिया है कि जल में सल्फर मिलाएंगे तो कैसा देगा? जल में सल्फर मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बंधन नहीं देगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन नहीं देगा, ये एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड देगा। ठीक है, सल्फर क्या हो गया? धातु हो गया, हाइड्रोजन अधातु हो गया, धातु आयनिक बॉन्ड देगा। ठीक है, जल में गोल्ड धातु अधातु आयनिक बॉन्ड देगा, जल में Fe आयनिक बॉन्ड देगा। ठीक है ना। लेकिन जल में प्रोटीन कैसा बॉन्ड देगा? जल में प्रोटीन देगा हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन, कार्बन से मिलकर बना होता है और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, इसलिए जल में प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। ठीक है, जल में कुछ रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन में सहसंयोजन बंधन बना के हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। आगे कहता है कि यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों ही कहलाता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, यौगिक के यौगिक जानना करते हैं, जितना भी फार्मूला हो गया सब यौगिक हो गया। मिक्सर का सूत्र फार्मूला नहीं निकलता है, सब यौगिक होता है। सूत्र क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है कि मूलानुपाती सूत्र कहलाता है? तो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। कहूँ आंसर मूलानुपात, अणुसूत्र भी दे देगा। ठीक है, अगला कहता है कि इनमें से बहुलक संरचना होती है। बहुलक संरचना किसकी होती है? बहुलक संरचना किसकी होती है? तो बेरियम BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड क्या होता है बहुलक संरचना? आगे कहता है कि +1 इलेक्ट्रॉन पर पावर 0 का प्रतिनिधित्व कुछ है, पॉजिट्रॉन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पॉजिट्रॉन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, कहता है देखिए +1 E पर पावर 0 पॉजिट्रॉन का निरूपण करता है। पॉजिट्रॉन एक एंटी इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कुछ हो गया पॉजिट्रॉन, याद रखिएगा, जिसका विद्युत आवेश पॉजिटिव +1 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खोज जैसे थॉमसन ने किए थे। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 kJ। इसका आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा तत्व दो एक ही आवर्त में है? तो लिथियम बेरिलियम, कार्बन एल्युमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, बेरिलियम सिलिकॉन। तो ऑप्शन हो जाएगा लिथियम बेरिलियम। लिथियम का कितना हो जाएगा? 3 और बेरिलियम कितना हो जाएगा? 4। 3 और 4 एक ही में हो जाएगा, एक ही आवर्त में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त देखना पड़ेगा कि पहला आवर्त में कितना होता है। तो हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरे तरफ में क्या होता है? हीलियम होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिथियम होता है, बेरिलियम होता है और उसके बाद में 6 को उत्तर हो जाता है। 6 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बाद पूछेगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हो जाता है। कहाँ तक? नियॉन तक होता है। ठीक है, पहला में 2 होगा, 2 8 होगा, उसके बाद 8 होगा, 2 8 8, उसके बाद 18, 2 8 8 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा ना? ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि NH4Cl और NaNO2 को विलयन को अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? तो नाइट्रोजन N2 है, उसका उत्पाद क्या हो जाएगा? NH4Cl और NaN2 का उत्पाद क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NaN2 को रासायनिक क्रिया में नाइट्रोजन प्राप्त होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन N2 प्राप्त होगा। ठीक है। और कहता है कि फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन को, थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया देखना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ मिलाएंगे तो कुछ बनेगा, इसको देखना जरूरी है। फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन को कुछ सप्ताह रखने पर अवक्षेप बन गया, इसका कारण क्या है? एक उत्पाद का अपक्षेपण। क्या होगा? जो उत्पाद हो गया उसका अपक्षेपण होगा। 73 का कैसा एनालिसिस है कि फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन को कुछ सप्ताह रखने पर अपक्षेप बन गया, क्योंकि फेरिक क्लोराइड FeCl3 का जलीय विलयन फेरिक हाइड्रोक्साइड में अपघटित हो गया। जैसे कि फेरिक क्लोराइड FeCl3 को मिला दिए, कुछ में जल में मिला दिए तो FeOH बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया और HCl बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड कुछ हो गया, अपक्षेप हो गया। तो सीधे सीधे ऑप्शन में क्या हो गया कि उत्पाद का अपक्षेप बना। किसके बना है? एक उत्पाद का अपक्षेप बना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया कि एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? देखिए, एप्सम सॉल्ट हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 × 7H2 हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है। CSO4 × 2H2 क्या होता है? जिप्सम हो जाता है। हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ठीक है। NaHCO3 क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। NaHCO3 × 10H2 क्या हो जाएगा? धोवन सोडा हो जाएगा। आगे कुछ कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाया जाता है? यूकैरियोटिक मैंने कि यूनिसेलुलर नहीं के बारे में बात कर रहा है, पॉलीसेलुलर मैंने कि बहुकोशिकीय हो जाएगा। बहुकोशिकीय किसमें पाया जाएगा? बहुकोशिकीय पाया जाएगा प्रोटिस्टा में पाया जाएगा, प्रोटिस्टा में पाया जाएगा। कवक में कभी कभी बहुकोशिकीय पाया जाता है। एनामिलिया, जिसमें हम सब हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, पाया जाएगा। लेकिन मोनेरा मैंने होएगा कि मोनो माने कि एक ही कोशिका से बना हुआ है। मोनेरा जगत का भी हो जाएगा, एक कोशिकीय से बना हुआ, इसमें वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कवक में भी होता है, लेकिन उसमें बहुकोशिकीय भी होता है, इसलिए कवक हो गया। ठीक है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है? यूरिकोटेलिक सरीसृप पक्षी, अमोनियोटेलिक जलीय जीव, यूरोटेलिक स्थलीय स्तनधारी, अमोनियोटेलिक कार्टिलेजिनस मछली हो जाएगा। तो सीधी कौन सा उत्सर्जन कौन करता है? माने कि मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन कैसे होता है? जो हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे क्या हैं? तो हम लोग यूरोटेलिक है, हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? यूरियोटेलिक हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग को तो सही हो जाएंगे, यूरोटेलिक हो जाएंगे स्तनधारी। और जलीय जीव क्या हो जाएगा? अमोनियोटेलिक हो जाएंगे। जलीय जीव कैसे हो जाएगा? अमोनियोटेलिक हो जाएंगे। ठीक है, अमोनियोटेलिक हो जाएंगे। सरीसृप और मछली क्या हो जाएंगी? सरीसृप और मछली क्या हो जाएंगे? सरीसृप और मछली भी यूरोटेलिक हो जाएंगे, यूरोकोटेलिक हो जाएंगे। सरीसृप मछली यूरोकोटेलिक हो जाएंगे, सरीसृप मछली यूरोकोटेलिक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मछली हो जाएगा अमोनियोटेलिक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अमोनोटेलिक, मछली अमोनोटेलिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन मिला लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिखित का मिलान कॉलम में कॉलम मिलाना है। तो जेलीफिश क्या है? जेलीफिश क्या है? तो क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा हो जाएगा। सिलेंट्रेटा से किस संबंधित है? जेलीफिश। क्रेफिश में कुछ संबंधित है तो कीट में कुछ आता है, क्रेफिश आता है। व्हेल मछली किस में आता है? व्हेल मछली स्तनपायी में आता है। व्हेल मछली किस में आता है? स्तनपायी में आ जाता है। और डेविल फिश किस में आता है? डेविल फिश मोलस्का में आ जाता है, मोलस्का में आ जाता है डेविल फिश। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? तो कैल्शियम के कारण दंत क्षय और कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
फॉलिक अम्ल के कारण बच्चों में पोषक तत्व और रीढ़ की हड्डी, नवजात शिशु के मस्तिष्क और प्रमुख में जन्मदेशों को रोकता है। फॉलिक एसिड जरूरी है, ठीक है, फॉलिक एसिड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? तो आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाएगा? कीड़ा मकोड़ा, झींगा, सही बात है। पेरीफेरा में क्या आ जाएगा? साइकस, जिसमें पानी भरा होता है, पेरीफेरा हो जाएगा। आगे कहता है इकानोडर्मेटा में क्या हो जाएगा? स्टारफिश हो जाएगा। लेकिन निमनटोडा में क्या आ जाएगा? निमनटोडा में लीवर फ्लूक दे दिया जो कि गलत हो जाएगा। कहता है कि लीवर फ्लूक निमनटोडा पशु जगत संघ के युग्म गलत है, क्योंकि यह फैसिओला हिपेटिका संघ का जीव है। फैसिओला हिपेटिका संघ का जीव है, जो प्रायः पशु के आंतों में पाया जाता है। पशु में आंतों में पाया जाता है हिपोटिका फैसिओला। लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है? पशु के हाथ में पाया जाता है, ठीक है। यही तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेट जब भी करेंगे, इसके लिए अब जो गलती हो गया इसका होमवर्क बनाएंगे, नोट करेंगे। उसके बाद इसके जब तक इसको पूरा निचोड़ नहीं हो जाएगा, जीएस का क्वेश्चन, ऐसे तो मेरा कार्ड छाट के 100 नंबर आया है। मैथ तो ये जो प्रकाशन दिया है अग्रवाल प्रकाशन है, दिल्ली का एक प्रकाशन एग्ज़ाम कार्ड का है अग्रवाल में, तो 40 को रीजनिंग दिया है, वो भी बढ़िया लेवल का। मैथ दे दिया है 30 को, वो भी इतना कैलकुलेटिव है, सब कुछ कैलकुलेटिव है। कुछ क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा जब तक एनालिसिस करेंगे, मिलते हैं अगला सेट में।